हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। पिछले में हमने देखा था लैपोर्टे और स्पिन फॉरबिडन वगैरह के रूल देखे थे हमने, और उसके बेस पे हमने इंटेंसिटी देखी थी। तो ऐसे उसी के बेस पे एक क्वेश्चन ऐसे, जैसे ये चार कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे पहला COCl4, और ये टेट्राहेड्रल होता है। COCl4 चार है ना इसमें, तो चार कोऑर्डिनेट नंबर तो टेट्राहेड्रल में होता है। जो दूसरा है CrO4 नेगेटिव TiC, ये कंपाउंड है, और चौथा ये कंपाउंड है। और तो इनके आपने ऑर्डर बताना है इंटेंसिटी का। देखो पहले वाला तो ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में लैपोर्टे जो होता है वो फार्सली अलाउड होता है। और D7 है, D7 में अगर एक ट्रांजिशन कराएं, जैसे इसमें नीचे 5 हैं और ऊपर 2 हैं। D7 में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा के एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर भी 3 थे और नीचे भी 3 है, तो ये स्पिन अलाउड भी है। तो ये तो हो गया लैपोर्टे पार्शियल अलाउड है और स्पिन अलाउड है। ये देखा हमने CrO4, पिछले भी देखा था हमने। इसमें क्या होगा, D0 हो जाता है क्रोमियम, और इसमें जो p ऑर्बिटल होते हैं वो इसमें ट्रांजिशन कराते हैं। p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से D0 में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसमें क्या होगा, L का चेंज हो रहा है, जो कितना है वो +1 है। तो L का चेंज यहाँ पे 1 है, और जो स्पिन अलाउड भी है ये तो लैपोर्टे अलाउड भी होगा और स्पिन अलाउड भी होगा। तो जो तीसरे वाला है इसमें लैपोर्टे अलाउड नहीं है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है ना। ऑक्टाहेड्रल में लैपोर्टे फॉरबिडन होता है, लेकिन इसमें स्पिन अलाउड है, क्योंकि D1 है इसमें, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, या वो T2 में रहे या E में रहे। और जो ये है आखिरी वाला, ये जैसे ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में लैपोर्टे तो अलाउड फॉरबिडन होगा, और जैसे स्पिन अलाउड, स्पिन भी ये फॉरबिडन होगा, क्योंकि इसमें D5 है। D5 के केस में अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करा देते हैं वो 3/2 बच जाता है, तो इसका होगा डेल्टा से यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो इस वाले में तो है, सबसे सेकंड वाले में दोनों चीज़ अलाउड है, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी सेकंड वाले की, इसकी होगी एकदम पहले नंबर पे। फिर दूसरे में क्या है, ये वाला है, ये पहले वाला है, इसमें क्या है, लैपोर्टे पार्शियल अलाउड है और स्पिन भी अलाउड है, स्पिन अलाउड है और लैपोर्टे पार्शियल अलाउड है। तो ये होगा, इसकी होगी इंटेंसिटी दूसरे नंबर पे। ये जो तीसरे वाला है इसमें लैपोर्टे फॉरबिडन है और स्पिन अलाउड है, तो इसकी होगी थर्ड नंबर पे। और जो फोर्थ वाला है इसमें दोनों फॉरबिडन है, तो इसमें फोर्थ नंबर पे इसकी इंटेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा सेकंड की, फिर फर्स्ट की, फिर थर्ड की, और फिर फोर्थ की। तो ये ऑर्डर होगा। और ये ऐसे नेट के क्वेश्चन है ये जो हम कर रहे हैं। तो इसमें मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा उसके बाद मतलब मोस्टली क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेरे कवर हो जाते हैं, अगर वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो ऐसा एक क्वेश्चन है कि भाई जो सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल मतलब सिलिका जेल हम कई चीज़ों में रख देते हैं, जैसे जिसमें मॉइस्चर से कंट्रोल करना हो हमने, कपड़े वगैरह में सिलिका जेल रख देते हैं ताकि उनमें नमी वगैरह ना हो, तो सिलिका जेल के रख देते हैं। सिलिका जेल के हम उसके साथ हम ये डाल देते हैं, उसमें कुछ COCl2- का पाउडर डाल देते हैं। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है कि अगर COCl है -2- है ना, तो इसका होता है डीप ब्लू कलर, क्योंकि ये मतलब जैसे लैपोर्टे पार्शियल अलाउड है और स्पिन भी अलाउड है ये इसके अंदर। तो इसका डीप ब्लू कलर होगा। ले ये जब तक सिलिका जेल है, जब तक सिलिका जेल कोई मतलब मॉइस्चर आया हमारे किसी भी चीज़ में हमने रख रखा है, तो सिलिका जेल उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, है ना। तो ये वाला कंपाउंड इस फॉर्म में रहेगा जब सिलिका जेल व्हेन सिलिका जेल एब्जॉर्ब द वाटर। हाँ, जब तक सिलिका जेल वाटर को एब्जॉर्ब करा, तो ये कंपाउंड ऐसे है। जो सिलिका जेल की जितनी कैपेसिटी थी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, अगर वो कंप्लीट हो जाए, तो अब और वाटर जो है वो मतलब उसके पास हो, इस कंपाउंड के COCl के पास, तो ये वाला कंपाउंड बना लेता है। कोबाल्ट H2O के साथ ये कंपाउंड बना लेता है, और इसका कलर होता है लाइट पिंक। तो लाइट पिंक ये क्यों होगा, क्योंकि लैपोर्टे तो फॉरबिडन हो गया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और अगर स्पिन तो अलाउड है, इसलिए होगा लाइट पिंक। तो हमें पता लग जाएगा कि जब मैंने जो सिलिका जेल रखा हुआ है कपड़ों में या किसी भी चीज़ में, तो मतलब वो खराब हो चुका, आप दूसरा रख दो तो क्यों, कैसे, क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाएगा। जो ये वाला कंपाउंड है इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो ये है लाइट पिंक है और ये डीप ब्लू कलर। जो इनमें फ़र्क क्या है, देखो ये कलर कौन सा है वो तो इस पे डिपेंड करेगा कि उनके बीच में एनर्जी की गैप कितना है। हमने पहले भी देखा था कि दो स्टेट के बीच में एनर्जी गैप कितना है, इस पे तो कलर डिपेंड करेगा।
इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी कि जो ये रूल हमने लिखे हैं इनको फॉलो करा है नहीं करा, उस पर डिपेंड करेगी इंटेंसिटी। तो इसमें देखो ये तो मतलब लेपोर्टे को पार्शियल अलाउड कर रहा था तो इसका कलर डीप था, लेकिन इसमें लेपोर्टे जो है वो फोरबिडन हो गया तो इसका कलर जो थोड़ा लाइट हो गया। तो ये होता है। अगला हमारा है, हमने देखना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, और मतलब थोड़ा सा पीछे देखा था हमने, ये मतलब 4 टाइप का होता है ये। लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मतलब लिगैंड से मेटल में जाएगा, मेटल से लिगैंड में, इंटरवैलेंस और इंट्रा लिगैंड, ये होते हैं इसके कुछ चार पार्ट होते हैं इसके। तो इसको देखेंगे तो मतलब लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसको देखते हैं पहले। इसमें होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम द लिगैंड टू मेटल, देन द चार्ज ट्रांसफर इज कॉल्ड लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो इसमें क्या होगा, लिगैंड से मेटल में जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी होती हैं आगे ये कराने के लिए, मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। इसलिए तो मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो मतलब उसने अपने जो मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन है वो दे दिए होंगे, है ना, तो उसको अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर पाएगा अगर मेटल हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जैसे M+6 में है, तो पीछे देखा था ना हमने, Mn4 था उसमें D0 था और Mn था वो +7 में था। तो मतलब मेटल की हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए ताकि वो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन या चार्ज हो असली मतलब जल्दी से एक्सेप्ट कर पाए। तो फिर तो ये लिखा, मेटल शुड हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट सो दैट इट हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, स्मॉल साइज एंड वैकेंट ऑर्बिटल एट लो एनर्जी। तो मतलब इसके वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो लो एनर्जी पे होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जाती है ना, उतना ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होता है वैलेंस शेल के साथ वो बढ़ता जाता है, तो फिर उसकी एनर्जी भी कम होती जाती है। मतलब जो स्टेट होती है वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी भी डिक्रीज होती जाती है। तो दूसरा, लिगैंड शुड हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रिलेटिव हाई एनर्जी एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मतलब इसके पास क्या होना चाहिए, जो लिगैंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या मतलब नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और उसकी हाई एनर्जी होनी चाहिए, हाई एनर्जी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी वो उतना ही जो मेटल का जो ऑर्बिटल है उसके करीब जाता जाएगा, ध्यान। और जितना ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, जैसे मान लो ये लिगैंड का ऑर्बिटल है, ये मान लो ये लिगैंड का ऑर्बिटल है और ये मेटल का ऑर्बिटल है, तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। तो ये तो है कि भाई लिगैंड की एनर्जी हमेशा कम रहेगी मेटल के डी ऑर्बिटल से, लेकिन ये होगा कि जितनी ज़्यादा होगी मेटल जो लिगैंड का ऑर्बिटल है उतना इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर है वो आसानी से होगा। जैसे दे रखा KMnO4, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमने पहले देखा था MnO4- होगा तो Mn की इसमें हो जाएगी D0 और ऑक्सीजन से ये ट्रांसफर करा देगा, MnO4- बनेगा तो D0 बनेगा और इससे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा देगा। जैसे ये CDS है, CDS में भी क्या है, जो कैडमियम है, जैसे कैडमियम 2 है, तो कैडमियम 2 में क्या हो जाएगा, जो डी ऑर्बिटल है वो तो पूरा भरा रहेगा, है ना। कैडमियम में क्या होता है, जिंक कैडमियम Hg, ये सबसे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आखिरी वाले मेटल होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, जिंक कैडमियम Hg। तो इनमें क्या होता है, इनमें D10 4s2 हो जाता है। जिंक का क्या होता है D10 4s2, तो अगर कैडमियम +2 में है तो उसका 4s ऑर्बिटल वो पूरा खाली हो गया। और इसमें सल्फर है H2 नेगेटिव, तो जो सल्फर में क्या है, प्योर ऑर्बिटल है, प्योर ऑर्बिटल में जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए अगर H2 नेगेटिव है तो पी ऑर्बिटल से कैडमियम के S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो इसमें भी देखो अगर L की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे P है, P के लिए L की वैल्यू 1 होगी और S के लिए क्या होगी, 0 होगी। तो 1 से 0 में मतलब चेंज 1 का हो रहा है, तो ये भी इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो होती है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की हाई होती है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे भी ये लिखा मिलेगा कि कंपाउंड बहुत ज़्यादा डीप कलर का है या बहुत ज़्यादा इंटेंस कलर का, तो उसका मतलब ये है कि उसमें LMCT हो रहा है या उसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अगला जैसे HGS में भी ऐसा ही होगा ना। फिर ऐसे ही ये MnO4 में क्या था, डी ऑर्बिटल खाली हो गया था इसमें तो पूरा,
और ऑक्सीजन का था जो पी ऑर्बिटल के ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। तो ऐसे ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये भी आपने देख लेने एक बार। तो ये देखा हमने। तो अगला होता है इसमें, ये हमने लिख रखे हैं। तो फिर ये जैसे CrO4 2- में है, क्रोमियम +6 में है, और तो ऑक्सीजन के 2p6 से कैडमियम क्रोमियम के 3d0 में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसमें भी एल की वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी। तो एक ये होता है, ये टेबल दी होती है हर एक बुक में। तो मतलब ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, और उनके नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे 3D 4D और 5D के, और ट्रांजिशन एलिमेंट ये हैं। तो इनमें क्या है, वो वेनेडियम O4 3- और CrO4 2-, MnO4 6-। इनमें क्या है, मतलब जो डी इलेक्ट्रॉन है वो सारों में सेम है। डी इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, मतलब ये सारे D0 में है। वेनेडियम का यहाँ पे कितना है, वेनेडियम की ऑक्सीजन स्टेट अगर देखोगे कितनी निकलेगी, 4 ऑक्सीजन की वजह से -8, और -8 उधर का जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे वेनेडियम होगा +5 में, +5 में होगा। और ऐसे ये क्रोमियम होगा +6 में होगा, और Mn जो होगा वो +7 में होगा। तो इनमें सारे D0 में है सारे एलिमेंट। तो इनमें कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखनी है, अलग अलग प्रॉपर्टी दी होती है। देखें, जैसे पहला देखें, अगर LMCT एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे नीचे जाते हैं। अधिक क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि देखो जैसे 3D 4D और 5D है, 4D और 5D का साइज होता है उनके 3D के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। 3D के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तो उसकी लिगेंड के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो उसके जो डी ऑर्बिटल है वो उनके बीच में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। क्योंकि साइज बड़ा है तो उनके जो डी ऑर्बिटल है उनके बीच में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो फिर उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो जैसे अगर देखोगे तो ये ऐसे ये होगी, ये तो होगी 3D की, ये 3D की, ये 4D की, और ये 5D की। तो ये 3D 4D 5D इसकी एनर्जी होगी। तो फिर तो इनको मतलब सबसे कम एनर्जी 3D की, और फिर 4D की, और फिर 5D की, ऐसे लिखा हुआ 3D 4D 5D। तो फिर क्या होगा, तो फिर 5D की एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये ऑक्सीजन की एनर्जी है। ऑक्सीजन की एनर्जी तो एक लेवल पे रहेगी, तो फिर इनके बीच में एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं तो LMCT जो है, LMCT एनर्जी हो इंक्रीज हो रही है। LMCT एनर्जी मतलब जो हमने एनर्जी देनी पड़ती है, जो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से मेटल के डी ऑर्बिटल में। तो और अगला है, जैसे एक होता है कि भाई जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, जैसे नीचे जा रहे हैं तो उसमें एक और चीज़ मतलब इंक्रीज होती है, वो होती है कि जो मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है ना, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ वो भी नीचे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो इंक्रीज होगी। क्यों, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो 3D 4D 5D के, जब 5D है, 5D का साइज तो बहुत बड़ा है, उसने ऑक्सीजन के पी के साथ 2p के साथ बॉन्ड बनाना है, तो 2p का साइज बहुत छोटा है, तो वो उनके बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो और है कि ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है इंक्रीज, देखो जितना इसमें ये तो है वेनेडियम है +5 में, जैसे वेनेडियम है +5 में, मैग्नीशियम है +7 में, और क्रोमियम है +6 में। तो ये होता है कि भाई जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है उसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है ना, उतना ही उसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होता है। जितनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ही उसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ज़्यादा होता है। क्यों, मतलब ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या मतलब, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मतलब एक टाइप से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बनना था। जैसे +7 है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट है, जैसे +7 है और एक प्लस प्लस मान लो और +5 है, तो +7 है, जो +7 की जो इसकी नेचुरल ऑक्सीजन स्टेट होती है ना, मान लो +2 होती है मैग्नीशियम की +2 होती है, तो वो +7 वाले की टेंडेंसी ज़्यादा होगी +2 में जाने की एज टू कंपेरिजन के
+5 से +5 से अगर कंपैरिजन करें तो +7 की टेंडेंसी ज़्यादा होगी +2 में जाने की। क्यों? क्योंकि मतलब ये तो नेचुरल फॉर्म तो +2 थी, हम नेचुरल फॉर्म से उसको मतलब एक एडवांस फॉर्म में या बाहर से एनर्जी दे के +7 में लेके जा रहे हैं, तो वो +7 में हमने +7 की टेंडेंसी ज़्यादा होगी +2 में आने की। तो मतलब +7 से +2 में आएगा तो क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा ना, तो रिडक्शन होगा तो मतलब साथ साथ वाले को वो ऑक्सीडाइज करेगा जो इसके साथ होगा। तो जो मतलब मान लो दो मेटल होते हैं, रिडक्शन में क्या होती है, मान लो दो मेटल है ए प्लस बी है कोई भी, तो मतलब ये होता है कि अगर ए का रिडक्शन हो रहा है, तो वो बी का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। समझ रहे हो, ए का अगर रिडक्शन हो रहा है तो बी का ऑक्सीडेशन कराएगा, तो ए को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। हाँ मान लो, तो समझ रहे हो ना, तो इसमें क्या +7 का जो रिडक्शन है +2 तक आने का, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, +7 की +2 में आने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो मतलब इसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये देख लेना। ये अगला है एनर्जी ऑफ LMCT। मतलब बोल रहा है कि जैसे जैसे लेफ्ट राइट जा रहे हैं, एनर्जी जो होती है वो LMCT की वो इंक्रीज होती जाती है। तो क्या है, तो दूसरा इसके बाद है कि जैसे जैसे लेफ्ट राइट जा रहे हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एमओ बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ वो डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, जैसे वैनेडियम में +5 है, तो इसमें देखो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, प्रोटॉन का नंबर उतना ही रहता है। तो इनमें सारों में क्या, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सब में सेम है, क्योंकि प्लस मतलब 18 है सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो इसमें वैनेडियम में तो क्या 23 प्रोटॉन है, जितने उसका एटॉमिक नंबर था, तो प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, तो 23 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ। वैसे मैग्नीशियम में 25 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, क्रोमियम में 24 प्रोटॉन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो मतलब क्या, जो 25 प्रोटॉन 18 को खींचेंगे वो ज़्यादा अच्छे से खींच पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ खींचेंगे एज कम्पेयर टू 23 के। तो क्योंकि प्रोटॉन एक टाइप से पॉजिटिव चार्ज ही तो है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को उतना ही अच्छे से खींचेगा। तो मैग्नीशियम जो है वो सबसे अच्छे से खींचेगा, तो सबसे अच्छे से खींचेगा तो वो जो मतलब मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है उसको मतलब ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा, न्यूक्लियस की तरफ खींच के रखेगा, तो वो उसकी जो मेटल बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी वो बॉन्ड लेंथ, क्योंकि वो न्यूक्लियस है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये होता है जैसे जैसे लेफ्ट राइट जा रहे हैं LMCT एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है कि जैसे हमने जैसे इसमें 25 प्रोटॉन मैग्नीशियम के केस में 18 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो वो अच्छे से खींच पाएंगे तो उसको एक अच्छी बाउंड स्टेट बन जाएगी, वो ना उसको मतलब अच्छे से बांध के रखे रहे हैं, जितना ज़्यादा बांध के रखे हुए उतनी वो स्टेट स्टेबल है ना, उतनी वो स्टेबल स्टेट है, तो उतनी स्टेबल स्टेट है तो उसकी एनर्जी जो है वो कम है ना, जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी उतनी स्टेट स्टेबल होती है। तो मतलब इनमें क्या है, सबसे कम एनर्जी क्या है, मैग्नीशियम की है ना, सबसे कम एनर्जी मैग्नीशियम की है, और फिर सबसे कम एनर्जी मैग्नीशियम की है, तो फिर क्या होगा, जैसे ये तो ऑक्सीजन का लेवल है, मान लो ये ऑक्सीजन का लेवल है और ये नीचे यहाँ से इसी मैग्नीशियम में जाना है, और इसी इनकी यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये क्रोमियम है, ये ना मैग्नीशियम, क्रोमियम और वैनेडियम, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो वैनेडियम की होगी, फिर क्रोमियम की और फिर मैग्नीशियम की। तो फिर इनके जो ऑक्सीजन के और इनके बीच में एनर्जी गैप था वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे लेफ्ट राइट जा रहे हैं। अगला आता है जो डाउन द ग्रुप मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, है ना, वो तो हमने पहले देख लिया, क्योंकि 2p इतना अच्छा बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा 4d और 5d के साथ। तो ये तो मतलब ये कंसेप्ट काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और ऐसे हर एक बुक में दिया होता है, तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इनके बीच में। तो अगला है मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। इस केस में क्या होगा कि भाई मेटल जो है वो लिगैंड को चार्ज ट्रांसफर करेगा, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, हेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगैंड, मेटल से लिगैंड में
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मेटल जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए ना, जैसे जितना लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उतने मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और वो उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर पाएगा लिगैंड को। और अगला होता है जो लिगैंड होता है वो पाई एसिड होना चाहिए या पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। पाई एसिड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो पाई पाई मतलब एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और पाई मतलब जो अपने पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, या उसको बोल देते हैं पाई एक्सेप्टर। ऐसे क्या होते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, हाँ कार्बोनिल ग्रुप सारे, या बाइपिरिडिन जो है, बाइपिरिडिन या साइनाइड ग्रुप होता है, या साइनाइड ग्रुप हो या नाइट्रोसिल ग्रुप हो, एनओ पॉजिटिव होता है ये। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सारे जो है लिगैंड क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर होता है। इसमें जो निकल में देखोगे अगर आप, तो क्या ये निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो इजिली डोनेट कर देता है इसको कार्बोनिल ग्रुप को। तो इसमें भी तो मेटल से लिगैंड में इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक टाइप से इसका वो है, मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखो। तो वैसे अभी अगली क्लास में देखोगे भी आप, लेकिन इसमें ये समझोगे जो T2 ऑर्बिटल है ये T2G ऑर्बिटल है, वो मेटल के जो लिगैंड का पाई ऑर्बिटल है ना, पाई एंटी बॉन्डिंग, ये आपको पता होगा। जो कार्बोनिल मेटल जो कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करता है। मेटल कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मेटल ये लिगैंड का T2G ऑर्बिटल है, पाई मतलब पाई स्टार है, मतलब एंटी बॉन्डिंग है। तो ये T2G जो है, इसके लिगैंड के हैं, ये इधर लिगैंड इधर मेटल के होते हैं, ये इधर लिगैंड के होते हैं। तो ये T2G है, ये मेटल के T2G के साथ ऐसे मतलब हाइब्रिडाइज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये T2G और ये मेटल का T2G मिलके दो ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ये वाला और ये जो एक ये ऊपर बना रखा है, ये ऊपर वाला। हाँ तो फिर क्या होगा यो, तो जो ये होगा जो मतलब, तो फिर तो जो T2G है, ये T2G का जो ये लेवल होगा ना T2G का, ये मेटल वाले के साथ होगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी इसकी मेटल के साथ मिलेगी, है ना। क्योंकि ये लिगैंड से तो ये ऐसे इसमें सही नहीं बना हुआ, लेकिन ये क्या होगा, ये लिगैंड से काफ़ी दूर होगा, लेकिन इसकी एनर्जी मेटल के जो ऑर्बिटल है इनके पास ज़्यादा होगी। तो फिर जो ये T2G है ये वाला, इसमें मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब ऐसे डोनेट हो रहा है, तो वो इतना अच्छे से हो मतलब ये T2G जो है लिगैंड के T2G स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये होता है, जैसे ये आपको अगर जरूरत है तो देखना, लेकिन अगर पहले अगले लेक्चर्स में हमने पढ़ना है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसके बाद ये आप अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन इसमें मेन ये क्या होता है कि T2G जो होता है वो लिगैंड का वो मेटल के साथ हाइब्रिडाइज करके दो ऑर्बिटल बनाता है। जो बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो उस मेटेलिक कैरेक्टर वाले T2G से लिगैंड के ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो ये देख लिया हमने मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। तो अगला है हमारा इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर मतलब एक ही मेटल के दो एटम होंगे, उनके बीच में चार्ज ट्रांसफर होगा, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल, है ना। जो से मेटल से जो ऑक्सीडेशन मतलब जो से मेटल से ट्रांसफर होगा वो तो कहाँ होगा, वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और जिसको ट्रांसफर होगा वो हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसको बोलेंगे हम इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इसका मेन एग्जांपल होता है जैसे प्रूसिन ब्लू कलर होता है फेरिक फेरोसाइनाइड का, जैसे ये वाला होता है ना FeCN6, ये वाला ये कंपाउंड होता है, ये ब्लू कलर का होता है प्रूसिन ब्लू। तो इस किसकी वजह से होता है, जो Fe इसमें होता है, Fe+2 में है जो कॉम्प्लेक्स वाला है, और जो बार वाला है जो ये Fe3 इसमें +3 में है। तो ये वाला इससे और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो प्रूसिन ब्लू होता है, काफ़ी डीप कलर होता है। तो फिर ये होता है इसके मतलब अगर एग्जैक्ट फार्मूला ये होता है Fe4, और ये कॉम्प्लेक्स विथ +3 चार्ज, मतलब कॉम्प्लेक्स के बाद तो -4 आएगा, कॉम्प्लेक्स के बाद -4 है, और कॉम्प्लेक्स कितने हैं, 3 है। तो एक कॉम्प्लेक्स में चार्ज -4 है और 3 कॉम्प्लेक्स है, तो कितना हो गया, 4 से 12 हो गया।
और ये बार वाला आयरन जो है इस पे +3 चार्ज और ये 4 एटम है, तो 4 थे 12, तो ऐसे चार्ज भी बैलेंस होके रखेगा। तो इसका ये आपने फार्मूला भी है देख लेना, C8Fe7N18। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड होता है, कई जगह पूछा जाता है ये। हाँ, तो फिर अगला एग्जाम्पल है इसका, जैसे ये इसके साथ यूथेनियम का कॉम्प्लेक्स होता है, ये डाइपीरिडीन के साथ है ना, इसके साथ भी ये होता है, डाइपीरिडीन तो नहीं है ये, हाँ, मतलब इसमें तो ये बेंजीन में पायराजीन बोलते हैं इसको हम। पायराजीन में क्या होगा, जो बेंजीन के 2 कार्बन है उनकी जगह नाइट्रोजन आके अटैच हो जाता है, तो इसमें भी ये कॉम्प्लेक्स बनता है। बीच में मतलब एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है लिगैंड इनके दोनों मेटल के बीच में। इसमें एक तो ल्यूथेनियम +2 में है, एक ल्यूथेनियम +3 में है, तो ल्यूथेनियम +2 से +3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे Pb2O4 में होता है, Pb3O4 में होता है, एक इसमें Pb2 में होता है, एक Pb3 में होता है, तो Pb2 वाले से Pb4 वाले में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। जो फोर्थ टाइप का होता है इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ये होता है मतलब एक ही लिगेंड के अंदर चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो इसमें ये किस में होगा, जो बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, जैसे क्रोमोफोर वगैरह, क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन, हाँ क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन, और भी जो बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा पाई बॉन्ड होते हैं, हाँ काफ़ी पाई बॉन्ड होते हैं मतलब जैसे मैग्नीशियम का क्लोरोफिल होता है उसमें 12 होते हैं, जो पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड होते हैं। तो उसमें उनमें क्या होगा, पाई टू पाई स्टार में या सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, तो मतलब उस लिगेंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है, तो उसमें उसको बोलते हैं हम इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। देयर आर द 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, और ये वाले जैसे एन टू पाई स्टार मतलब एन होता है मतलब नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिए सारे 4 चार्ज टाइप के चार्ज ट्रांसफर थे, हमने सारे पढ़ लिए हैं। तो आगे लिखा हुआ स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल बॉन्ड, ये हमने देखा ही था पहले लेक्चर में देखा ही था। तो हमने सारे जो चार्ज ट्रांसफर है वो हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा जो कलर स्पेक्ट्रा है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अगला हम अगले लेक्चर में देखेंगे।